स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में सेंटेंस के पार्ट को डिस्कस किया था, ओके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो पार्ट को स्टडी किया होगा। तो आज हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। न्यू टॉपिक हमारा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि कैसे हम हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनसे सेंटेंस में किसी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किया जाता है, ओके। चलो खैर, तो देखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ये एक रिलेटिव टर्म होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ये एक रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव का मतलब कि मान लो एक पर्टिकुलर वर्ड एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच है। मान लो एक पर्टिकुलर वर्ड कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा वो पर्टिकुलर वर्ड वही पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, ठीक है ना। जैसे हम सेंटेंस में उस पर्टिकुलर वर्ड को दो अलग अलग वे में यूज करेंगे, दो प्रकार से यूज करेंगे, तो वो पार्ट ऑफ स्पीच भी डिफरेंट हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि मान लो मैंने दो सेंटेंस में एक ही वर्ड का यूज दो अलग अलग तरह से किया, तो उन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाएगा, ओके। तो क्या कह रहा हूं कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो वर्ड के फंक्शन के आधार पर कैटेगराइज होता है, ना कि कोई एब्सोल्यूट होता है, ओके। एक सेंटेंस में मैं बताना चाहूंगा, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, he has not succeeded yet, yet he is not discouraged, ओके। देखिएगा, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, he has not succeeded yet he is not discouraged। तो आपने देखा इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने एक वर्ड येट यूज किया और इसी को आगे दोबारा से यूज किया। तो एक वर्ड का यूज दो तरह से किया एक ही सेंटेंस में। तो हमें ये देखना है कि क्या ये एक ही पार्ट ऑफ स्पीच है या दो अलग अलग। ये तो बात तय है कि जब हमने अलग अलग तरीके से एक ही सेंटेंस में दो वर्ड का मतलब एक ही वर्ड का दो तरह से यूज किया है, तो वो फिर एक पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होगा, ओके। तो यहाँ देखिएगा, जैसे येट है, he has not succeeded yet, तो जो ये येट है ये हमारा टाइम बता रहा है और इसका मतलब होता है till now, अभी तक। और ये जो पार्ट ऑफ स्पीच कंसीडर होता है ये होता है एडवर्ब। मैंने कहा था कि यदि किसी एक्शन के टाइम बताया जाए, प्लेस बताया जाए या किसी एक्शन के मैनर को बताया जाए, तो जो मैनर बताने वाला वर्ड होता है, टाइम बताने वाला वर्ड होता है या प्लेस बताने वाला वर्ड होता है, वो एडवर्ब होता है, ठीक है। तो जो हमारा पहले वाला ये येट है इसका मतलब है टिल नाउ, और ये एडवर्ब है, टाइम बता रहा है कि he has not succeeded yet, कि वो अभी तक सफल नहीं हुआ, ओके। जो हमारा सेकंड येट है वो दो क्लोज को आपस में जोड़ रहा है। ये तो आपको पता है कि ये एक ही सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है उसका अपना प्रेडिकेट, दूसरा सब्जेक्ट है उसका अपना प्रेडिकेट। तो ये सेकंड वाला येट है ये हमारा कंजंक्शन है, ओके। जो सेकंड येट है वो एक कंजंक्शन होता है, और जो ये कंजंक्शन होता है ये बट का साइन होता है, बट, ओके। तो यट का यूज जब कंजंक्शन के रूप में होता है तो ये बट की सेंस देता है। बट का मतलब कि यट हमेशा ऐसी क्लोज जोड़ता है जो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की होती है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब अपोजिट, जैसे वो अभी तक सफल नहीं हुआ। जनरली होता क्या है कि इंसान यदि सफल नहीं होता, बार बार असफल हो जाता है, तो वो निराश हो जाता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि वो अभी तक सफल नहीं हुआ, फिर भी क्या है, वो निराश नहीं है। He is not discouraged, ओके। तो याद रखना, जैसे हमने देखा ये येट यहाँ एडवर्ब है क्योंकि ये टिल नाउ है और ये टाइम बता रहा है इस एक्शन का, सक्सीडेड वर्ब का, ओके। और ये येट यहाँ दो क्लोज को आपस में जोड़ रहा है और ये बट का साइनो भी होता है और दो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की क्लोज को आपस में जोड़ रहा है, ओके। तो मैं बताना चाहूंगा
कि यहाँ पर एक ही वर्ड को दो अलग अलग वे में यूज किया गया और उनके पार्ट ऑफ स्पीच भी अलग अलग हो गए। ठीक है, तो क्या होता है कि हम अच्छा खासा समझ लेते हैं, अच्छा खासा पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होते। ओके, हमें अच्छे से पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होते, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हम रूल रट्टा लगाए रहते हैं। ओके, तो आज की जो मेरी वीडियो है, आज की मेरी वीडियो रहेगी पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। ठीक है ना, कि उसको हम कैसे क्लियर करें। ठीक है, तो मैं आपको आज पार्ट ऑफ स्पीच में वो क्लैरिटी दूंगा जिसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने में। ओके, तो मैं फिर से बता दूं, जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो वर्ड के फंक्शन के आधार पर कैटेगराइज होता है। वर्ड क्या होता है, देखो ये तो सभी को पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर होते हैं। शुरुआत में क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में लेटर होते हैं, ABCD Z तक लेटर होते हैं, और लेटर के ग्रुप से एक वर्ड तैयार होता है। क्या कहा मैंने, लेटर के ग्रुप से एक वर्ड तैयार होता है। और याद रखना, सेंटेंस में जो मीनिंग की शुरुआत होती है वो वर्ड से होती है। सेंटेंस में जो रिटिन में सेंटेंस होते हैं, रिटिन में, ना कि स्पोकन में। स्पोकन में तो क्या होता है, गर्दन हिलाकर भी हम क्या करते हैं, समझा देते हैं दूसरों को। ठीक है ना, लेकिन जो रिटिन की बात करूं उसमें क्या होता है, उसमें हम वर्ड से ही मीनिंग की शुरुआत करते हैं। लेटर का कोई मीनिंग नहीं होता, ABCD का कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंग होता है वर्ड का। ठीक है ना, मीनिंग होता है कैट का, बैट का, ठीक है ना, माउस का, स्टूडेंट का, न्यूयॉर्क का। ओके, तो मीनिंग की शुरुआत वर्ड से होती है, और उस वर्ड का यूज जब हम सेंटेंस में करते हैं उसके फंक्शन के आधार पर, तो तभी हम डिसाइड कर पाते हैं उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच जो हम कैटेगराइज करते हैं वो करते हैं फंक्शन के आधार पर। वर्ड को जब हम पार्ट ऑफ स्पीच में कैटेगराइज करते हैं वो हमेशा फंक्शन के आधार पर डिसाइड होता है, ना कि फेस वैल्यू पर। किसी वर्ड की फेस वैल्यू से हम डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे कि हमने यहाँ जो येट को एडवर्ब कहा, तो यहाँ पर हमने येट को एडवर्ब नहीं कहा, हमने एडवर्ब उस वर्ड को कहा जो किसी एक्शन के होने के टाइम को बताए, प्लेस को बताए, मैनर को बताए और रीजन को बताए। तो हम उस वर्ड को एडवर्ब कह रहे हैं जो किसी एक्शन के होने के टाइम को बता रहा है, प्लेस को बता रहा है, मैनर को बता रहा है और रीजन को बता रहा है। या फिर हमने इस येट को कंजंक्शन नहीं कहा, हमने कंजंक्शन उस वर्ड को कहा जो दो वर्ड को, दो फ्रेज को और दो क्लोज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो हमने उस वर्ड को कंजंक्शन कहा। तो इसीलिए वर्ड की फेस वैल्यू से पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड नहीं होता, डिसाइड होता है उस वर्ड के फंक्शन के आधार पर। ओके, तो चलिए आज हम ये स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच वन बाय वन। ओके, देखिएगा, ये तो सभी को पता है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारी ग्रामर में कंसीडर होते हैं वो 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 होते हैं कंसीडर पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये 8 होते हैं। इन 8 के अलावा भी जो वर्ड होते हैं उनके 2 टाइप और होते हैं। जो इन 8 के अलावा 2 टाइप और होते हैं वर्ड के, वो होते हैं एक डिटर्मिनर्स और एक होता है पार्टिकल्स। क्या होता है, एक डिटर्मिनर्स होता है और एक पार्टिकल्स होता है। ओके, अब हम ये देखेंगे कि ये डिटर्मिनर्स और पार्टिकल्स क्या है, इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से। ओके, देखिएगा, तो जो पहले पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करेंगे वो होगा नाउन, ठीक है ना। सेकंड पर होगा जी प्रोनाउन, और थर्ड पर होता है जी एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो हम ये डिसाइड करेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नाउन वे वर्ड होते हैं, नाउन वे वर्ड होते हैं
जो सेंटेंस में नाउन वे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करे, जो सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम करे। देखिएगा, पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जो नाउन होता है कोई वर्ड, वो सेंटेंस में किस तरह काम करता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट में, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है वो एक बार एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे ही इज हैप्पी बोल देते हैं या ही इज सैड बोल देते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट तो हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं वो सिर्फ हमारा नाउन ही होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ हमारा नाउन ही होता है। कॉम्प्लीमेंट नाउन तो होता ही है, उसके अलावा एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आता है। यानी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि सबको पता है। ऑब्जेक्ट जो होता है एक तो आता है मेन वर्ब के बाद, एक तो वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने कहा ही प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट प्लेज का ऑब्जेक्ट है। तो जो ग्रामर होती है, पूरी ग्रामर में ऑब्जेक्ट दो ही टॉपिक के बाद आता है, या तो वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है या फिर प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो नाउन ही होगा, ओके। तो प्रेपोजिशन के बाद भी जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो वर्ड होगा वो नाउन होगा। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो सकता है, वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर हम एक चीज और देख लें कि और किस तरह से आ सकता है जो वर्ड है नाउन के रूप में। तो नाउन के अपने कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब नाउन में नंबर होते हैं, नाउन में नंबर होते हैं, जेंडर होते हैं, केस होता है, ओके, और पर्सन होता है। भाई नंबर होता है नाउन में, जेंडर होता है, केस होता है और पर्सन होता है, ओके, पर्सन। तो मैं आपको बताऊं, नाउन में कुछ एट्रीब्यूट होता है नंबर का, जेंडर का, केस का और पर्सन का। नंबर का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी फॉर्म में चेंज करते हैं, तो जैसे नंबर में सिंगुलर का प्लूरल, चाइल्ड का चिल्ड्रन कर देते हैं। जेंडर में मैस्कुलाइन का फेमिनाइन कर देते हैं, जैसे एक्टर का एक्ट्रेस कर दिया, तो वो भी तो नाउन में ही एट्रीब्यूट है। केस का मतलब क्या है? केस का मतलब है जैसे मैंने कमल लिखा, कमल, और फिर मैंने कमल्स लिख दिया, कमल्स। तो ये कमल्स है, ये अपोस्ट्रोफी वाला पॉजेसिव केस है, जो पोजेशन या रिलेशन बताएगा कमल के साथ। तो कमल हो जाता है सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस, ये कमल्स हो जाता है पॉजेसिव केस। तो याद रखिएगा, नाउन में ही एट्रीब्यूट होते हैं, नंबर का एट्रीब्यूट होता है, जेंडर का एट्रीब्यूट होता है, केस का और पर्सन का। तो यानी कि जिन वर्ड में नंबर का एट्रीब्यूट होगा, जेंडर का होगा, केस का होगा, पर्सन का मतलब कि कौन सा व्यक्ति स्पीकर है या लिसनर है, तो वो भी हम पर्सन से डिसाइड करते हैं, ओके। तो ये भी एट्रीब्यूट नाउन के होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि याद रखिएगा, नाउन को डिस्क्राइब कौन करता है? तो जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारा एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स करता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। ये तो पता ही है कि जो एडजेक्टिव हमारे होते हैं जिनमें डिग्रीज होती है, तो वो हमेशा उस जिस भी वर्ड को डिस्क्राइब करेंगे वो वर्ड हमारा नाउन होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जिन वर्ड को डिटरमिन करते हैं, जिन वर्ड को डिटरमिन करते हैं, ठीक है ना। या फिर जिन वर्ड को डिटरमिनर्स क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं, वे वर्ड भी नाउन होते हैं। या फिर प्रोनाउंस स्टैंड फॉर, या फिर याद रखना, स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना। तो जो प्रोनाउन होते हैं वो जिन वर्ड को रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। प्रोनाउन आप समझते हो, नाउन का ही सब्स्टिट्यूट होता है प्रोनाउन, ठीक है ना। तो जो नाउन होता है उसको जो रिप्लेस करता है वो क्या होता है? सिर्फ प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन का मतलब स्टैंड फॉर का मतलब रिप्रेजेंट करना। तो जिन वर्ड को प्रोनाउन रिप्रेजेंट करेंगे या उसको रिप्लेस करेंगे वो वर्ड भी हमारा नाउन होगा। तो याद रखना, ये जो मैंने बताया कि ऐसे वर्ड जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेंगे,
ऑब्जेक्ट का काम करेंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट का काम करेंगे, यानी लिंकिंग वर्ड के बाद, ओके, जो बताया था, तो वो वर्ड नाउन होंगे। या फिर ऐसे वर्ड जिनमें नंबर का एट्रीब्यूट होगा, यानी सिंगुलर प्लूरल का, या फिर जेंडर का एट्रीब्यूट होगा, मैस्कुलाइन फेमिनाइन का, या फिर केस पर्सन, यानी कि पॉजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पर्सन का मतलब स्पीकर, लिसनर। तो जिन वर्ड में ये एट्रीब्यूट होंगे वो भी नाउन होंगे, या फिर जिन वर्ड को एडजेक्टिव डिस्क्राइब करेगा, या फिर जिन वर्ड को एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं वो वर्ड भी नाउन होते हैं, या फिर जिन वर्ड को डिटरमिनर्स डिटरमिन करते हैं, जैसे माय फ्रेंड, माय स्टूडेंट, ठीक है ना, हर फोन या हिज फोन, यानी माई वगैरह क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं जो नाउन से पहले पोजेशन शो करते हैं। तो जिन वर्ड को डिटरमिनर्स डिटरमिन करेगा अपने बाद वो भी हमेशा नाउन होंगे, या फिर जिन वर्ड को प्रोनाउन रिप्लेस करते हैं तो वो वर्ड भी हमेशा क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो ये तो नाउन के ऊपर क्या है कि कैसे हम किसी वर्ड को पार्ट ऑफ स्पीच में कंसीडर करते हैं नाउन के रूप में, इन सबको करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच की ओर। जो सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच होगा, जो सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो होगा जी प्रोनाउन। क्या होता है जी, प्रोनाउन। देखिएगा, क्योंकि जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को ही रिप्लेस करता है, प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को ही रिप्लेस करता है। तो जो फंक्शन नाउन करता है वो फंक्शन प्रोनाउन करेगा। जैसे प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी, और कॉम्प्लीमेंट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन नाउन का है वो ही फंक्शन प्रोनाउन का होगा। यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रोनाउन भी यूज होगा। प्रोनाउन नाउन का ही सब्स्टिट्यूट होता है, इसीलिए कहते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं। कॉम्प्लीमेंट में तो एक बार एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज बताऊंगा कि जैसे मैंने कहा कि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की तरह ही फंक्शन करता है, लेकिन क्या होता है, प्रोनाउन क्यों अलग होता है नाउन से, ये समझो। प्रोनाउन जो होता है वो नेम नहीं होता है, नॉट ए नेम, ओके। देखिएगा, सबको पता है नाउन जो होता है वो नेम होता है, किसी भी वर्ड का यानी किसी भी नेम का एक रेफरेंस होता है। यानी कि नाउन क्या होता है, नाउन नेम होता है, रेफरेंस होता है किसी भी चीज का, ओके। लेकिन प्रोनाउन कभी नेम नहीं होता, ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे मान लो मैंने कहा कि कार, ठीक है, तो कार किसी का नेम है, लेकिन मैंने कहा इट किसी का नेम नहीं है, बल्कि जो इट है वो रिप्लेसमेंट कर रहा है नेम को। तो जो प्रोनाउन होता है वो कोई नेम नहीं होता, वो नेम को रिप्लेस करता है, ओके। तो नाउन प्रोनाउन में यही डिफरेंस है कि नाउन नेम होता है, प्रोनाउन नेम नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात मैं एक चीज और बताऊंगा कि प्रोनाउन को जनरली एडजेक्टिव और डिटरमिनर, देखिएगा नाउन को सबको पता है कि जो एडजेक्टिव होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं, वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जो प्रोनाउन होता है वो एडजेक्टिव और डिटरमिनर को डिस्क्राइब, मतलब जो एडजेक्टिव और डिटरमिनर होते हैं वो प्रोनाउन को डिस्क्राइब नहीं करते। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव जो होता है वो प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन डिटरमिनर्स तो हमेशा नाउन के लिए ही आते हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिखकर बताता हूं, जैसे मैंने लिखा राम इज माई फ्रेंड, ही इज ए गुड बॉय। देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम इज माई फ्रेंड, ही इज ए गुड बॉय, ओके। तो आपने देखा यहाँ पर जो गुड है ये क्वालिटी है और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बॉय को। तो यानी जो गुड है एक एडजेक्टिव है जिनमें डिग्री होती है, वो यहाँ पर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन मैंने कहा अगर हमें इस एडजेक्टिव से प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना था तो फिर हमें नाउन को ड्रॉप करना होता है। तो ये प्रोनाउन को कैसे डिस्क्राइब करेगा, जैसे मैंने लिखा ही इज गुड, भाई जैसे मैंने लिखा ही इज गुड, तो यहाँ पर जो गुड है ये एडजेक्टिव है
इस बार नाउन नहीं है तो गुड ने यहाँ ही को डिस्क्राइब कर दिया, और ही क्या होता है, ही प्रोनाउन होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन जो एडजेक्टिव होता है, वो प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब कर देता है, लेकिन फिर हमें नाउन को ड्रॉप करना होता है। और याद रखना एडजेक्टिव जो होता है वो प्रोनाउन के बाद आ रहा है इस सेंटेंस में, ओके, क्योंकि जो ये प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट है, ओके, प्रोनाउन यहाँ सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो ये वर्ड है ये कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या है, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ही सब्जेक्ट है तो एडजेक्टिव बाद में आ रहा है। लेकिन सोचो अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए, अगर प्रोनाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है तो फिर क्या होता है, अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो फिर एडजेक्टिव को कहां रखेंगे। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखिएगा एक सेंटेंस लिखा, जैसे he told me special something, he told me special something, तो ये सेंटेंस लिखा। अब यहां देखिएगा he told me special something, तो सबको पता है जो समथिंग है ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, तो जो समथिंग है ये ऑब्जेक्ट है, और समथिंग सबको पता है कोई नेम नहीं है, अगर नेम नहीं है तो ये है आपका प्रोनाउन, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है समथिंग वो ऑब्जेक्ट है। तो फिर यहाँ जो स्पेशल एक वर्ड है जो एडजेक्टिव है जो समथिंग के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर इस एडजेक्टिव ने प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर लिया, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है और फिर वहां कोई एडजेक्टिव उस प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, तो उस एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा प्रोनाउन के बाद होना चाहिए, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, यदि किसी सेंटेंस में प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो जो एडजेक्टिव होता है प्रोनाउन के बाद में आएगा, ना कि पहले, जैसे यहां हुआ, ठीक है। क्यों होता है ऐसा मैं आगे आगे डिस्कस करेंगे जब एडजेक्टिव चलाएंगे, देखिएगा। एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, we are looking for intelligent someone, यानी सर्च कर रहे हैं किसी इंटेलिजेंट की, देखिएगा। तो वी आर लुकिंग फॉर इंटेलिजेंट समवन, सबको पता है ये समवन जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर समवन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो फिर सबको पता है कि जो समवन ऑब्जेक्ट है ये प्रोनाउन है। अगर कोई एडजेक्टिव इसको डिस्क्राइब करेगा तो वो एडजेक्टिव सब प्रोनाउन के बाद होगा, ना कि पहले, ओके। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंट होगा वो बाद में होगा। तो ठीक है कि मैंने कहा फिर से कि जो एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ना कि प्रोनाउन को, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। जो एडजेक्टिव होता है वो प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर देता है, लेकिन फिर प्रोनाउन का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होगा, ठीक है। लेकिन जो डिटरमिनर्स होते हैं वो हमेशा नाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये समझिएगा कि जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, इसका सेंटेंस में क्या फंक्शन होता है, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का, ये नेम नहीं होते, रिप्लेसमेंट होते हैं। एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एडजेक्टिव कर सकता है, और फिर एडजेक्टिव का प्रयोग बाद में होगा, ठीक है। देखिएगा, तो हमने दो पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस किया, नाउन और प्रोनाउन। एक थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। देखिएगा, एडजेक्टिव जो होता है इसका फर्स्ट जो काम होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, ओके। एडजेक्टिव जो होते हैं वो सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि लिंकिंग वर्ब के बाद आकर, जैसे ही इज गुड बताया था, ही इज ब्रेव बताया था, तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में वर्क कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होंगे लेकिन कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो होता है एडजेक्टिव्स जो डिस्क्राइब्स करते हैं,
मतलब एडजेक्टिव जो होता है वो डिस्क्राइब्स करता है नाउन या प्रोनाउन को। ओके, एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसको, नाउन्स या प्रोनाउंस को। ओके, नाउन्स या प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव। फिर होता है कि एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जिनमें डिग्रीज होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ओके, तो एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जिनमें डिग्रीज होती है। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जिनको क्या करते हैं, नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, वो वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। एक और बात बताना चाहूंगा कि कोई भी डिटरमिनर्स एडजेक्टिव को डिस्क्राइब नहीं करता। नो डिटरमिनर्स डिस्क्राइब एडजेक्टिव। ओके, तो याद रखना, कोई भी डिटरमिनर्स एडजेक्टिव को डिस्क्राइब नहीं करता, डिटरमिनर्स नाउन को डिस्क्राइब करेंगे। तो फिर से बता दूं, ऐसे वर्ड जो कॉम्प्लीमेंट में काम करते हैं, ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे वर्ड जिनमें डिग्री होती है, और ऐसे वर्ड जिनको कोई डिटरमिनर डिटरमिन नहीं करता, वो वर्ड क्या कहलाएंगे आपके पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में, एडजेक्टिव कहलाएंगे। ओके, तो याद रखिएगा ये एडजेक्टिव हुआ सी। अब बात करूं मैं एडवर्ब की, तो मैं बात करूं एडवर्ब की, साथ ही साथ ये एडवर्ब डिस्कस कर लेते हैं। जो एडवर्ब होते हैं, सबसे पहली बात की एडवर्ब जो होते हैं ये किसको डिस्क्राइब करते हैं। एडवर्ब जो वर्ड होते हैं, एडवर्ब उन वर्ड को बोला जाता है जो डिस्क्राइब्स करते हैं वर्ब को। डिस्क्राइब्स किसको करते हैं, वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, या फिर एडवर्ब्स को। तो याद रखना, एडवर्ब उन वर्ड को बोला जाता है जो डिस्क्राइब करते हैं या कुछ मीनिंग ऐड करते हैं। किसके मीनिंग में, वर्ब के मीनिंग में, एडजेक्टिव के मीनिंग में ऐड करते हैं कुछ, और कुछ फिर एडवर्ब खुद एडवर्ब के मीनिंग में ऐड करते हैं। तो वो वर्ड जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। ओके, जैसे हम बोल देते हैं कि वेरी गुड, तो वेरी गुड, गुड आपका एडजेक्टिव हुआ, कितना, वेरी, तो वेरी क्या होता है, क्वांटिटी रेफर करता है, यानी कि हाउ मच, यानी कि कितना, हाउ मच, कि वेरी बहुत ज्यादा, ठीक है, टू होता है, इनफ होता है, खैर वो तो हम डिस्कस करेंगे जब डिटेल से पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। अभी तो हमें इतने पढ़ना है कि ऐसे वर्ड जो वर्ब के मीनिंग में ऐड करे, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे या खुद एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, वो वर्ड एडवर्ब कहलाते हैं। या फिर मैं आपको बताऊं, एडवर्ब्स जो होते हैं कैन नॉट बिकम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो एडवर्ब होते हैं वो नहीं बन सकते कभी भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ओके, यानी कि एडजेक्टिव तो कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता था, लेकिन जो एडवर्ब होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो कभी ना तो सब्जेक्ट बन सकते, ना ही ऑब्जेक्ट बन सकते, और ना ही लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। ओके, और एक और बात है कि एडजेक्टिव में जैसे एडवर्ब होता है, मतलब एडजेक्टिव में जैसे डिग्री होती है, ऐसे ही एडवर्ब में कुछ डिग्री होती है, हैव डिग्रीज। ओके, तो एडवर्ब में एडजेक्टिव की तरह ही डिग्री होती है, लेकिन कुछ में होती तो सभी एडजेक्टिव में भी नहीं। तो एडजेक्टिव भी उन्हीं में डिग्री होती है जो कंपेरेबल होते हैं, यानी जिन एडजेक्टिव को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, उन्हीं में क्या होती है, डिग्री। ऐसे ही एडवर्ब होते हैं कि ऐसे एडवर्ब जो कंपेरेबल होते हैं, जिनसे कंपैरिजन किया जाता है, उन्हीं एडवर्ब में डिग्री होती है। तो याद रखना, ऐसे वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, या फिर वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकते, ऐसे वर्ड जिनमें एडजेक्टिव की तरह डिग्री होती है, तो वो पार्ट ऑफ स्पीच, यानी वो वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कंसीडर होगा, एडवर्ब होगा। ओके, तो ये याद रखना एडवर्ब के जो फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस किए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। नंबर 5 जो आ रहा है पार्ट ऑफ स्पीच, वो होते हैं वर्ब। देखिएगा,
वर्ब क्या होता है, वर्ब भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। और मैंने कहा था बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस या कोई भी प्रेडिकेट नहीं बन सकता, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। वर्ब होती है एक एक्टिविटी, इट इज एन एक्टिविटी, ओके। तो वर्ब क्या होता है, इट इज एन एक्टिविटी। वर्ब एक एक्टिविटी होती है, वर्ब एक एक्टिविटी होती है जिसके द्वारा हम क्या शो कराते हैं, डूइंग या फिर हैपनिंग, ठीक है ना। तो याद रखना वर्ब एक एक्टिविटी है, वर्ब नेम ऑफ एक्शन होता है जिसके द्वारा हम क्या शो कराते हैं, डूइंग, या तो किसी ने कुछ किया, या हैपनिंग या किसी के साथ कुछ हुआ, यहां तक कि इवन स्टेट को भी डिस्क्राइब किया जाता है वर्ब के द्वारा, स्टेट, किसी की स्टेट, ओके। तो फिर से बता दूं, वर्ब एक एक्टिविटी होती है जो कि हमें डूइंग बताती है, हैपनिंग बताती है, यहां तक कि हमारी स्टेट को भी डिस्क्राइब वर्ब के द्वारा ही किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं हैव डिफरेंट फॉर्म, कि जो वर्ब होती है उसकी कुछ अपनी डिफरेंट फॉर्म होती है। क्या होती है सी, डिफरेंट फॉर्म्स होती है, ओके। डिफरेंट फॉर्म्स होती है, जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिखा राइट, राइट हमारा नेम ऑफ एक्शन है, ओके, लिखना, ओके। तो राइट जो वर्ब होती है इसकी कुछ डिफरेंट फॉर्म होती है, राइटिंग, रोट और रिटिन। यानी राइटिंग कंटिन्यूअस स्टेट है जो कंटिन्यूटी बताता है, रोट हमारा जो पास्ट टाइम भी बता देता है, इंडेफिनिट स्टेट है, और रिटिन कंप्लीशन बताता है। और राइट की जो ये राइट टू बेस फॉर्म है जो थर्ड पर्सन बताती है इसमें चेंज करके, वो होता है जी राइट्स, राइट्स होता है। तो राइट जो है ये एक वर्ड है और एक वर्ब है और इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड जिनकी डिफरेंट फॉर्म होती है स्टेट बताने के लिए, तो वो भी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होता है, ठीक है। एक और बात देखो, मान लो सेंटेंस में कोई मेन वर्ब है, और मेन वर्ब कैसे कंसीडर होती है, हेल्पिंग वर्ब से। मान लो हैज हैव आया तो वो क्या होगी, थर्ड फॉर्म। तो यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी तो वर्ब का एक पार्ट है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो वर्ब होता है वो हेल्प करता है दूसरी वर्ब को। कैन अदर, यानी कैन हेल्प अदर वर्ब्स, यानी कि जो वर्ब है ऐसे वर्ब भी हैं जो दूसरी वर्ब को हेल्प कर सकते हैं, कैन हेल्प अदर वर्ब्स, ठीक है ना। तो याद रखना, मैं फिर से बता दूं कि जो वर्ब है एक पार्ट ऑफ स्पीच, यानी वर्ब एक ऐसा वर्ड होगा जो हमें एक्टिविटी बताता है और जिसके द्वारा हम डूइंग एक्सप्रेस करते हैं या हैपनिंग, यहां तक कि स्टेट भी एक्सप्रेस वर्ब के द्वारा ही की जाती है। यानी वर्ब की अलग अलग फॉर्म होती है, राइट, राइट्स, राइटिंग, रोट, रिटिन, जिनके द्वारा हम डिफरेंट स्टेट को बताते हैं, ओके। और फिर मैंने कहा कि वर्ब एक ऐसा भी वर्ड होता है जिसके द्वारा दूसरी वर्ब को हेल्प किया जाता है, जैसे मॉडल्स होते हैं, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब होती है, तो उन्हीं के द्वारा हम मेन वर्ब को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, कि मेन वर्ब को किस फॉर्म में रखना चाहिए, ये हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करती है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो दूसरे वर्ब को हेल्प करने में सहायक होता है, ठीक है। तो नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ और वर्ब, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच होता है ग्रामर में, ओके। देखिएगा सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो प्रेपोजिशन होती है उसका फंक्शन क्या होता है ग्रामर के अंदर या फिर सेंटेंस के अंदर, ओके। तो मैं एक चीज बता दूं, जो प्रेपोजिशन होता है वो रिलेट्स कराता है, प्रेपोजिशन जो होता है वो रिलेट्स कराता है नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है, रिलेट्स ए नाउन और प्रोनाउन। तो याद रखना प्रेपोजिशन का काम ही होता है नाउन और प्रोनाउन को रिलेट कराना सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ, ओके। नाम से ही पता लग रहा है कि प्रेपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन, यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसकी पोजीशन बताना किसी दूसरे वर्ड के साथ, ओके। तो याद रखना प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन
से कोरिलेट कराता है किसी दूसरे वर्ड से, वो दूसरा वर्ड नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर नाउन दूसरा नाउन हो सकता है। ओके, अब मैं एक चीज बताऊंगा कि प्रेपोजिशन में डोंट शो इनफ्लेक्शन, क्या कहा मैंने, डोंट शो इनफ्लेक्शन। ये इनफ्लेक्शन क्या है ये समझ लो आप। इनफ्लेक्शन वो होता है जब हम किसी भी वर्ड की फॉर्म में चेंज करके उसको डिफरेंट एट्रीब्यूट में एक्सप्रेस करते हैं। फिर से बताता हूं, इनफ्लेक्शन हम उस चीज को कहते हैं जब हम किसी वर्ड की फॉर्म में चेंज करके उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लो हमने अभी तक 5 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो हमने ये पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। नाउन और प्रोनाउन वे वर्ड होते हैं जिनकी फॉर्म में चेंज करके डिफरेंट एट्रीब्यूट एक्सप्रेस करते हैं। जैसे नाउन प्रोनाउन में क्या होते हैं, नंबर, नाउन प्रोनाउन में नंबर होते हैं, जेंडर होते हैं, केस होते हैं और पर्सन होते हैं। इनकी फॉर्म में जो नंबर होता है सिंगुलर से क्या कर देते हैं, चेंज, प्लूरल। जेंडर में मस्कुलिन से क्या कर देते हैं, फेमिनिन, तो वो भी क्या होता है, चेंज होता है। केस में भी हम सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस कर देते हैं या पॉजेसिव केस कर देते हैं, जैसे कमल का कमल्स कर दिया था। तो यानी कि नाउन प्रोनाउन में क्या चेंज होते हैं, मतलब उनके जो एट्रीब्यूट होते हैं, यानी जिन वर्ड में नंबर होते हैं, जेंडर होते हैं या केस होते हैं, उनकी फॉर्म बेसिक होती है। बेसिक फॉर्म से जो चेंज करते हैं वो डिफरेंट एट्रीब्यूट एक्सप्रेस करते हैं। तो जो वो चेंज होता है, या फिर वर्ब में क्या होता है, वर्ब में कौन सी होती है, स्टेट होती है। भाई वर्ब में डिफरेंट टाइप की स्टेट होती है। एक ऐसी स्टेट जो कंटिन्यू है, एक ऐसी स्टेट जो कंप्लीट हो गई। मान लो मैं घर से चला और स्कूल में पहुंच चुका, तो मेरा पहुंचने का काम, मेरा जाने का काम कंप्लीट हो चुका। तो यानी कि जो वर्ब की फॉर्म होती है वो स्टेट बताती है, और स्टेट भी डिफरेंट टाइप की होती है, गो, गोन, वेंट, गोइंग। तो वो भी क्या होती है, एक वर्ड की बेसिक फॉर्म है गो, और उसकी बेसिक फॉर्म में चेंज करके हमने डिफरेंट टाइप का एट्रीब्यूट एक्सप्रेस किया। या फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या होता है, डिग्री, ठीक है ना। फिर से बता दूं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनमें क्या होते हैं, इनमें जो फॉर्म होती है उस वर्ड की फॉर्म में हम चेंज करके डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट बताते हैं। ये होते हैं नंबर, जेंडर, केस, स्टेट और डिग्री, ठीक है। तो जो हम वर्ड की फॉर्म में चेंज करते हैं उसी चेंज को बोलते हैं इनफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं जी, इनफ्लेक्शन। तो जो इनफ्लेक्शन होता है वो वर्ड की फॉर्म में चेंज होता है, जो हम किसी भी वर्ड की बेसिक फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे मान लो बॉय है, तो बॉय एक वर्ड है बेसिक फॉर्म, और बॉय का बॉयज कर दिया तो वो चेंज हो गया। तो बॉय का बॉयज जो चेंज हुआ उसको बोलते हैं इनफ्लेक्शन। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन पांचों पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है जी, इनफ्लेक्शन होता है। लेकिन सभी को पता है कि प्रेपोजिशन में ना तो नंबर होता, ना जेंडर होता, ना केस होता, और ना ही कोई डिग्रीज होती। तो प्रेपोजिशन में हम कोई फॉर्म से कोई एट्रीब्यूट एक्सप्रेस नहीं करते, इसीलिए प्रेपोजिशन में मैंने कहा कोई इन्फ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो प्रेपोजिशन में क्या होता है, डोंट शो इन्फ्लेक्शन, कि प्रेपोजिशन कोई इन्फ्लेक्शन शो नहीं कराती, यानी प्रेपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। ओके, चलिए जी एक चीज और मैं बता दूं। जैसे मैंने कहा था कि प्रेपोजिशन के बाद मान लो कोई प्रेपोजिशन है, इन, ऑन, बिफोर, आफ्टर वगैरह, आपको पता ही है, आगे मैं बताऊंगा ही। तो प्रेपोजिशन जो होती है उसके बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा। प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो किस केस का होता है, ऑब्जेक्टिव केस। और प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस हमारी फ्रेज तैयार हो जाती है। फ्रेज, PHRASE, फ्रेज, सेंटेंस हमने पढ़ा, क्लाउज हमने पढ़ा। फ्रेज क्या होता है, एक शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिसका ना तो कोई अपना सब्जेक्ट होता और ना ही अपना प्रेडिकेट होता, तो उस पार्ट को हम कहते हैं फ्रेज। तो मैं कह रहा हूं कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है
वे हमारा या तो एडजेक्टिव फ्रेज होती हैं या फिर एडवर्ब फ्रेज होती है। ओके, ये तो सबको पता है, जो एडजेक्टिव होता है ये किसका रिप्लाई होता है, व्हाट काइंड ऑफ। एडवर्ब किसका रिप्लाई होता है, जो व्हेन का रिप्लाई होता है यानी टाइम बताए, जो वेयर का रिप्लाई होता है, रीजन के लिए वाई का रिप्लाई होता है, मैनर और स्टेट के लिए हाउ का रिप्लाई होता है। तो यानी कि मैं फिर से बता दूं कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है ये हमारी फ्रेज होती है या तो एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडवर्ब फ्रेज। ओके, हम आगे बताएंगे। खैर, ये हो गया। तो ये डिफरेंट काम होते हैं प्रेपोजिशन के, यानी प्रेपोजिशन फिर से बता दूं, प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से, उनकी पोजीशन बताता है। फिर मैंने कहा प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो पूरी फ्रेज तैयार होती है या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। यदि वो फ्रेज कोई प्लेस बता रही है या टाइम बता रही है तो वो फ्रेज एडवर्ब होगी, या फिर यदि कोई फ्रेज लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में है तो वो एडजेक्टिव होगी। ओके, तो ये प्रेपोजिशन हुआ जी। अब देखते हैं नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ये होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन देखिएगा, कंजंक्शन क्या होते हैं, तो ये सभी को पता है कि कंजंक्शन होता है दो वर्ड को, दो फ्रेज को या फिर दो क्लॉज को या फिर सेंटेंस को कनेक्ट करने वाले। तो हम कह सकते हैं कि कंजंक्शन होते हैं दीज आर कनेक्टर्स। ओके, दीज आर कनेक्टर्स। तो हम कह सकते हैं कि दो शब्दों को, दो मतलब वाक्यांश यानी फ्रेज को या क्लोज को, ठीक है ना, कनेक्ट करने वाले वर्ड कंजंक्शन होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं। इनमें भी कोई इन्फ्लेक्शन नहीं होता, तो डोंट शो इन्फ्लेक्शन, यानी कि कंजंक्शन में भी कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं होता जब हम वर्ड के फॉर्म में चेंज करते हो। वर्ड के फॉर्म में हम चेंज करते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब में ही। तो कंजंक्शन में भी कोई इन्फ्लेक्शन नहीं होता। ओके, तो समझिएगा अब क्या होता है कि इनमें कंफ्यूजन होती है। प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन प्रोनाउन आ जाते हैं और कंजंक्शन के बाद भी नाउन या प्रोनाउन आ जाते हैं, तो कैसे पहचाने। तो मैं एक चीज आपको बताऊं कि प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट पूरी फ्रेज बनेगी या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब। लेकिन याद रखना जो कंजंक्शन होते हैं वो ऐसा काम नहीं करते या फिर कोई फ्रेज तैयार नहीं करते। तुम्हें पता है कि जो कंजंक्शन कनेक्ट करते हैं दो वर्ड को या फिर इवन यहाँ क्लॉजेस को भी कनेक्ट करते हैं, तो कंजंक्शन दो क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। ओके, जबकि प्रेपोजिशन कभी क्लोज से पहले नहीं आ सकता। ओके, तो फिर से बता दूं, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन को पहचानने का एक आसान देखो ट्रिक तो एक यही है कि जो प्रेपोजिशन है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लाती है और एक फ्रेज बनाती है, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब। कंजंक्शन कोई फ्रेज नहीं बनाता, और कंजंक्शन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, ये नहीं कि वो ऑब्जेक्ट ही होगा। दूसरी बात, कंजंक्शन क्लोजेस को भी आपस में जोड़ती है, या तो कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट, जबकि प्रेपोजिशन ऐसा नहीं करते। तो ऐसे भी हम प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंस जान सकते हैं। ओके, तो कंजंक्शन याद रखना कनेक्टर्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, उनमें भी कोई इन्फ्लेक्शन नहीं होता, यानी कंजंक्शन की फॉर्म में भी कोई चेंज नहीं होता। ओके, कंजंक्शन दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया था। जब हम पढ़ेंगे कंजंक्शन डिटेल से तो तब जानेंगे इनके और एट्रीब्यूट। ओके, नंबर 8 जो लास्ट है, इंटरजेक्शंस। ओके, इंटरजेक्शन जो वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं। इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, यानी इमोशंस को। ओके, तो ये इमोशंस एक्सप्रेस करने वाले वर्ड होते हैं, इमोशंस। तो फिर से बता दूं, अभी तक जो हमने 7 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ये ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो सेंटेंस का पार्ट होते हैं, जो सेंटेंस का पार्ट होते हैं। लेकिन इंटरजेक्शन जो होते हैं
वो सेंटेंस का पार्ट नहीं होते, वो केवल हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं या हमारे इमोशंस को बताते हैं। जैसे इमोशंस को बताने वाले कुछ सर्टेन वर्ड जो होते हैं, जैसे अगर दुख हो रहा है ओह अचानक से, यानी फीलिंग आई ओह, यानी अलास। अगर खुश है हुर्रे, ठीक है ना। मान लो किसी ने हमारी हेल्प की तो हमने क्या कहा, किसी का थैंक्स किया, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जो होती हैं, ठीक है। मान लो मैंने कहा, फिर से बोल रहा हूं कि इमोशंस जो होते हैं, इमोशंस को जब दर्शाया जाता है, हमारी इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड ही इंटरजेक्शन होते हैं। ओ, अलास, हुर्रा, ब्रावो, ठीक है ना, थैंक्स, ठीक है, या फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। और जो हम करते हैं बहुत बार व्हाट्सएप पर भी ये लैंग्वेज, तो ये भी हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। तो यानी कि ये वर्ड क्या कहलाते हैं, ये वर्ड इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ओके, यानी एक वर्ड होता है जब हम, यानी गुड भी होता है, गुड हालांकि एडजेक्टिव होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। मान लो किसी ने अच्छा काम किया और हमने बोला गुड, ठीक है ना, बोलता है गुड बॉय, गुड, ठीक है ना, कि आपने अच्छा किया, गुड, तो वो भी हमारी फीलिंग एक्सप्रेस करता है। तो गुड जो होता है वो इंटरजेक्शन वर्ड भी होता है जो हमारी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, लेकिन जब किसी नाउन से पहले आकर उसको डिस्क्राइब करता तो एडजेक्टिव होता है। तो ये सभी वर्ड क्या होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं जो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। इंटरजेक्शन जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस का पार्ट नहीं होते, इनके बिना भी सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन फिर इमोशंस नहीं दर्शाया जा सकता। ओके, तो देखिएगा अभी तक हमने जो डिस्कस किए वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस किया। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमने डिस्कस किए। फिर मैंने कहा था वर्ड के 2 और टाइप होते हैं, वर्ड के 2 और टाइप होते हैं, हालांकि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसीडर नहीं होते, लेकिन हम उन्हें डिस्कस करेंगे। देखिएगा जो 9 नंबर पर आता है वो होते हैं डिटरमिनर्स। क्या होते हैं सी? डिटरमिनर्स होते हैं। ओके, देखिए जो डिटरमिनर्स होते हैं, मैंने कहा इनको पार्ट ऑफ स्पीच कंसीडर नहीं करते, लेकिन वर्ड का एक टाइप है। ओके, डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन से पहले आकर उनको डिटरमिन करते हैं अलग अलग तरह से। ओके, डिटरमिनर्स जो होते हैं वो नाउन से पहले आकर उनको डिटरमिन करते हैं। ओके, जैसे जो डिटरमिनर्स होते हैं क्या करते हैं, ये पहले तो यही है कि डिटरमिन करते हैं। डिटरमिनर्स डिटरमिन करते हैं, क्या डिटरमिन करते हैं? डिटरमिन करते हैं पोजीशन, ओके, या फिर पोजेशन। भाई डिटरमिनर जो डिटरमिन करते हैं नाउन से पहले आकर, या तो नाउन की पोजीशन बताते हैं या नाउन का पोजेशन बताते हैं किसी के साथ, या फिर क्वांटिटी बताते हैं। ओके, क्वांटिटी बताते हैं नंबर्स या अमाउंट में। ओके, मैंने कहा जो डिटरमिनर्स होते हैं वो क्वांटिटी भी बताते हैं नाउन की, नंबर्स या अमाउंट में। ओके, तो अब हम देखेंगे डिटरमिनर्स किस तरह डिटरमिन करता है नाउन को। जैसे जो डिटरमिनर होता है पोजीशन बताने वाले वो होते हैं जैसे दिस। ओके, दिस जो बताता है वो पोजीशन बताता है, दिस, दैट, दिस, दोज। ओके, जो दिस होता है ये प्रोनाउन भी होता है और डिटरमिनर भी होता है। तो कैसे पहचानेंगे? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। तो इस सेंटेंस में आपने देखा जो दिस है वो लिंकिंग वर्ब से पहले आ रहा है, यानी सब्जेक्ट है। और जो सब्जेक्ट होता है वो केवल 2 ही पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। दिस कोई नेम नहीं है, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। तो दिस यहाँ प्रोनाउन है जो लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। लेकिन मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई आउन दिस कार, आई आउन दिस कार। तो आपने देखा सब्जेक्ट इस बार आई है, लेकिन जो दिस है वो कार की पोजीशन बता रहा है कि कार नजदीक है, कार मेरे नजदीक है, और मैं कह रहा हूं आई आउन दिस कार। तो दिस यहाँ पर क्या है? कार से पहले आकर डिटरमिन कर रहा है। तो दिस यहाँ प्रोनाउन नहीं डिटरमिनर है।
तो जब दिस दैट दिस दोज का प्रयोग नाउन से पहले होगा तो वो उनकी पोजीशन बताएगा नाउन की, और जब दिस दैट दिस दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब के रूप में आएगी कोई वर्ब, तो वहां पर वो प्रोनाउन के रूप में काम करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिस दैट दिस दोज जो है वो पोजीशन बताते हैं नाउन से पहले आकर। ओके, दिस जो होता है वो नजदीक और दैट होता है दूर के लिए। ओके, फिर मैं बताऊं जो पोजीशन रेफर करते हैं, पोजीशन को बताने वाले जो डिटरमिनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे माई, योर, हर, हिज, ठीक है, आर, इट्स। तो ये सब क्या होते हैं, माई, योर, हर, हिज, आर, इट्स, ठीक है ना। तो ये वो डिटरमिनर्स होते हैं जो नाउन से पहले आकर पोजीशन बताते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा था अभी कि दिस इज माई कार। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा था दिस इज माई कार, तो ये जो माई है ये कार से पहले आकर उसके साथ मेरा पोजीशन बता रहा है। ओके, योर है तो फिर लिसनर का पोजीशन बताएगा। ओके, तो डिटरमिनर्स नाउन से पहले आकर उनको डिटरमिन करते हैं अलग अलग तरह से। ओके, पोजीशन वाले जो डिटरमिनर्स होते हैं दिस दैट दिस दो जो पोजीशन बताते हैं, फिर जो माई, आर, योर वगैरह होते हैं ये फिर पोजीशन बताते हैं किसी नाउन के साथ। ओके, अब देखते हैं जो क्वांटिटी होती है उसको रेफर कैसे किया जाता है, ये कौन से डिटरमिनर होते हैं। जैसे मच हुआ, खैर जैसे हमने पढ़ा अभी दिस पोजीशन बताने वाले दिस दैट दिस दोस, फिर होता है आपका माई, आर, योर, हिज, इट्स, हर, ठीक है, ये पोजीशन बताने वाले हैं जी आपके डिटरमिनर्स होते हैं। क्वांटिटी बताने वाले क्या होते हैं, जैसे मच, मैनी जो नंबर बताता है, मच क्वांटिटी यानी अमाउंट बताता है। ऐसे ही बोल सकते हैं सेवरल। ओके, तो मच हुआ, मैनी हुआ, सेवरल हुआ, लिटिल, ऑलमोस्ट नथिंग जो होता है, ए लिटिल, सम होता है, फ्यू, ऑलमोस्ट, ठीक है ना, नथिंग होता है देखिएगा, लिटिल, फिर ए नंबर ऑफ भी हो जाता है संख्या में, ए नंबर ऑफ, etc। तो मच, मैनी, सेवरल, हालांकि ए और एन जो आर्टिकल होते हैं ये भी वन की वीकर फॉर्म होता है, तो ये भी नंबर को, ठीक है ना, तो ये भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं और ये भी नंबर बताते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा जो डिटरमिनर होते हैं वो डिटरमिन करते हैं हमेशा नाउन से पहले आकर। ओके, डिटरमिनर्स ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन से पहले आकर उनको डिटरमिन करते हैं अलग अलग तरह से। कोई डिटरमिनर ऐसे होते हैं जो पोजीशन बताते हैं, कुछ डिटरमिनर ऐसे होते हैं जो नाउन से पहले आकर उनके साथ पोजीशन बताते हैं, या कुछ डिटरमिनर ऐसे होते हैं जो संख्या बताते हैं या मात्रा बताते हैं। ओके, ये हमने पढ़ा। ओके, चलो खैर ये तो हो गए डिटरमिनर्स की कहानी। एक पॉइंट और बताना चाहूंगा इसमें कि जो डिटरमिनर्स होते हैं उनको डिटरमिनर्स को एडजेक्टिव कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो हम बोल सकते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव जो होते हैं वो कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कांट डिस्क्राइब, एडजेक्टिव कांट डिस्क्राइब डिटरमिनर्स। तो हम बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है वो डिटरमिनर्स को डिटरमिन नहीं कर सकते, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और एक चीज और बताऊं, इनमें भी एक चीज बता दूं कि डिटरमिनर्स में भी इन्फ्लेक्शन नहीं होता, नो इन्फ्लेक्शन। ओके, नो इन्फ्लेक्शन यानी कि डिटरमिनर्स में भी कोई इन्फ्लेक्शन नहीं होता, यानी इसकी भी कोई फॉर्म में चेंज नहीं होता। तो याद रखना, एक चीज मैं बताऊं, डिटरमिनर्स नाउन से पहले आकर डिटरमाइन करते हैं। एक चीज होती है कि कुछ स्टूडेंट मान लेते हैं डिटरमिनर और एडजेक्टिव सेम होते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम डिटरमिनर को एडजेक्टिव कहो या फिर एडजेक्टिव को डिटरमिनर कहो। ओके, कह सकते हो, लेकिन याद रखना फिर भी एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में फर्क होता है, डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस तो सबसे बड़ा यही है कि एडजेक्टिव में डिग्री होती है, जो एडजेक्टिव होते हैं कंपेरेबल होते हैं उनमें डिग्री होती है, लेकिन डिटरमिनर्स में कोई डिग्री नहीं होती, यानी उनमें कोई इन्फ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है ना, तो इसलिए डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में डिफरेंस भी होता है। दूसरी बात, डिटरमिनर्स कांट स्टैंड विदाउट नाउन।
ओके, हम बोल सकते हैं जो डिटरमिनर्स होते हैं वो नाउन के बिना स्टैंड नहीं कर सकते, यानी डिटरमिनर्स सेंटेंस में तभी मिलेंगे जब सेंटेंस में नाउन होगा। यदि सेंटेंस में नाउन नहीं होगा तो डिटरमिनर्स भी नहीं होंगे, तो डिटरमिनर्स स्टैंड नहीं कर सकते नाउन के बिना। दूसरी बात एक चीज और है, एट बिगिनिंग ए नाउन फ्रेज, यानी ये बोल सकते हैं कि ऐसे वर्ड का ग्रुप जो नाउन फ्रेज होती है उनमें डिटरमिनर सबसे पहले आता है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जो डिटरमिनर्स होते हैं वो नाउन फ्रेज की शुरुआत में आते हैं, ऐसा कब नहीं होता है तो खैर एप्लीकेशन मतलब जब हम पढ़ेंगे आगे, मतलब क्लास चलेगी एडजेक्टिव की, ओके। लेकिन अभी जनरली यही करना है कि नाउन फ्रेज में सबसे पहले यूज होता है किसका, डिटरमिनर्स का। जैसे मान लो कुछ सेंटेंस लिखते हैं, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो आपने देखा यहां पर ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, इस लिंकिंग वर्ब है, एन ऑनेस्ट बॉय एक कॉम्प्लीमेंट है, बॉय जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट है नाउन के रूप में, इसमें ऑनेस्ट आ रहा है, इस बॉय को रिप्रेजेंट करने ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, और जो आपका एन है ये एक आर्टिकल है जो डिटरमिनर होता है और जो नाउन को डिटरमिन करता है। तो 1 2 3 यानी 3 वर्ड का, अभी कोई एक वर्ड तो नहीं है, वर्ड का एक ग्रुप बन गया 3 वर्ड का, जिसका ना तो कोई सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट, तो ऐसे बोलते हैं हम ग्रुप, फ्रेज। तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं वर्डों के फ्रेज, ओके। तो ये फ्रेज जो होगी, इस फ्रेज का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, नाउन, तो इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज में सबसे पहले देखो क्या आया हुआ है, डिटरमिनर, आर्टिकल्स, ओके। मान लो मैंने एक सेंटेंस और लिखा जिसमें मैं एडवर्ब को चाहता हूं कि एडवर्ब भी आए नाउन फ्रेज में, जैसे ही इज ए वेरी ऑनेस्ट बॉय, ही इज ए वेरी ऑनेस्ट बॉय। तो अब आपने देखा इस नाउन फ्रेज में पहले नाउन आया बॉय, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब और फिर डिटरमिनर। तो अब भी आपने देखा कि जो डिटरमिनर है वो नाउन फ्रेज में सबसे पहले आ रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जनरली होता क्या है कि जो डिटरमिनर होते हैं वो नाउन फ्रेज में सबसे पहले आते हैं। जैसे जैसे नाउन फ्रेज में वर्ड बढ़ेंगे ऐसे ऐसे जो आपके डिटरमिनर होते हैं वो खिसकते चले जाएंगे, ठीक है ना, आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं डिटरमिनर्स, ओके। तो चलो जी, हमने डिटरमिनर्स भी पढ़े। अब जो 10 है हमारा, यानी कि 9 हो गए, और जो 10वें नंबर पर आता है वो होते हैं पार्टिकल्स। क्या होते हैं जी, पार्टिकल्स, ओके। तो पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ड का जो 10वां टाइप है वो होता है हमारा पार्टिकल्स। खैर पार्टिकल्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊं, ओके। पार्टिकल्स क्या होते हैं कि अभी तक हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े और 9वें नंबर पर आपका डिटरमिनर्स पढ़ा। तो उन सभी में क्या होता है, उन सभी में कोई ना कोई एट्रीब्यूट था, ओके, कि कोई नाउन से पहले आ रहा था, या फिर कोई क्या कर रहा था कि कोई डिग्री बता रहा था, कोई एक्शन बता रहा था। तो यानी कि हर पार्ट ऑफ स्पीच में, यानी हर वर्ड के टाइप में हमने पढ़ा तो उनमें कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट था, ठीक है ना। लेकिन याद रखना, उनके बावजूद अगर कोई वर्ड ऐसा हो कि उन पार्ट ऑफ स्पीच में से वो कंसीडर हो ही ना पाए, अगर मान लो कोई वर्ड ऐसा रह गया कि वो ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, मतलब 8 पार्ट ऑफ स्पीच या डिटरमिनर्स में से कुछ भी नहीं है, तो फिर वो होगा पार्टिकल्स, ओके। तो पार्टिकल्स में हम कह सकते हैं, पार्टिकल्स में भी कोई इन्फ्लेक्शन नहीं होता, नो इन्फ्लेक्शन, ओके, नो इन्फ्लेक्शन, याद रखना। तो पार्टिकल्स क्या होता है, पार्टिकल्स वो वर्ड होता है जो कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता, उनको हम पार्टिकल्स बोल देते हैं, और उनमें कोई इन्फ्लेक्शन नहीं होता, यानी पार्टिकल्स की भी कोई फॉर्म नहीं होती। ऐसे वर्ड होते हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच में से किन्हीं में भी कंसीडर नहीं होते हैं, ओके। देखिएगा, जो मैंने भी बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता, ओके। और ऐसा वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब ऐसा वर्ड जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े, ठीक है ना, पढ़ने के बावजूद भी कोई वर्ड उन पार्ट ऑफ स्पीच में कंसीडर नहीं हो पाता, तो फिर वो क्या होगा, वो वर्ड पार्टिकल्स कहलाएगा, ओके। जैसे मान लो
ऐसे वर्ड कौन से होते हैं, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे हैव टेकन डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मैंने लिखा दे हैव टेकन डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, एक सेंटेंस है, द tears rolled down his cheeks। ओके, थर्ड जो सेंटेंस है हमने लिखा कि he fell down। ओके, देखिएगा हमने 3 सेंटेंस लिखे। ओके, इसमें हमने पढ़ा दे हैव टेकन डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, द टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स, ठीक है ना, उसके गाल पर आंसू, मतलब ठीक है ना, रोल डाउन होते गए। और फिर क्या है, ही फेल डाउन, मतलब वो गिर गया था। ओके, तो यहां देखिएगा थर्ड सेंटेंस में ही फेल, ठीक है ना, वेयर डिड ही फॉल। ओके, वह कहां गिरा, तो डाउन, नीचे। तो डाउन जो है इस एक्शन का जो हैपनिंग हो रही है उसका प्लेस बता रहा है, और ये डाउन वर्ड है इसका रिप्लाई है वेयर का, और वेयर का है तो ये वर्ड क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। ओके, फिर हमने पढ़ा द टीयर्स रोल्ड डाउन हिज चीक्स। तो यहां देखिएगा द टीयर्स रोल डाउन, वेयर मतलब वेयर डिड द टीयर्स रोल, मतलब फिर से वेयर का रिप्लाई आया, और फिर वेयर का रिप्लाई क्या है, डाउन हिज चीक्स। ओके, और ये भी वेयर का रिप्लाई है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर डाउन एडवर्ब है एक वर्ड, लेकिन यहाँ ये डाउन जो क्या है ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद पूरा ये हिज चीक्स ऑब्जेक्ट है, क्योंकि चीक्स नाउन है, हिज डिटरमिनर है, तो हिज चीक्स ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का। और फिर मैंने कहा था प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्ब या एडजेक्टिव फ्रेज होती है, क्योंकि ये वेयर का रिप्लाई है तो ये क्या कहलाएगी, ये एडवर्ब, क्योंकि ये फ्रेज है ना कि कोई वर्ड, ये एडवर्ब फ्रेज है। तो यहाँ हमने पढ़ा डाउन क्या था, एडवर्ब एक वर्ड, यहाँ डाउन क्या है, प्रेपोजिशन, इसके बाद ऑब्जेक्ट लाया तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गई। लेकिन ऊपर देखिएगा, अगर मैं कहूं यहाँ डाउन प्रेपोजिशन है और द इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब है भाई, ना तो ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होगा, ना ये वेयर का रिप्लाई होगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं जो दो द इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये पूरी जो फ्रेजल वर्ब है ये टेकन डाउन का ऑब्जेक्ट है। तो द इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो टेकन डाउन जो है ये फ्रेजल वर्ब कहलाती है। मैं आपको बताऊं कि जो फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब वो पार्ट होता है जब किसी भी वर्ब के बाद या तो कोई प्रेपोजिशन या कोई एडवर्ब आकर अपना मीनिंग जस्टिफाई करता है तो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। अक्सर वहां जो वर्ब के बाद प्रेपोजिशन या एडवर्ब आता है वही वर्ड पार्टिकल्स कहलाता है। तो इस डाउन को ना तो हम प्रेपोजिशन कह सकते और ना ही एडवर्ब कह सकते। यहाँ पर टेकन डाउन पूरी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट द इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। नीचे जो है हिज चीक्स ऑब्जेक्ट था डाउन का, प्रेपोजिशन का, और पूरी फ्रेज एडवर्ब थी, लेकिन द इंपोर्टेंट पॉइंट्स डाउन का नहीं, टेकन डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट द इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। तो हम कह सकते हैं ये जो डाउन है ये टेकन तो वर्ब हो गई, डाउन यहाँ प्रेपोजिशन मतलब बोल सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब है, तो ना तो यहाँ प्रेपोजिशन ना यहाँ ये एडवर्ब कंसीडर होगा। तो ऐसी फ्रेजल वर्ब जिसमें वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब है उन्हीं वर्ड को बोलते हैं पार्टिकल्स। तो उन्हीं वर्ड को बोलते हैं पार्टिकल्स। तो समझ में आया कि जो फ्रेजल वर्ब होती है ज्यादातर, ठीक है ना, तो उनमें जब वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब मिल जाती है तो उनका अपने एक अलग ही मीनिंग कन्वे होता है, वो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में कंसीडर नहीं हो पाती, तो उसको बोलते हैं फिर पार्टिकल्स। जैसे एक दो वर्ड से मैं वो बताऊंगा कि पार्टिकल्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिखा हैड बेटर, देखिएगा मैंने लिखा हैड बेटर, तो हैड बेटर जो होता है ये एक मॉडल फ्रेज है। हैड बेटर मॉडल फ्रेज है जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना, स्ट्रॉन्ग सजेशन देना, मतलब यू हैड बेटर स्टे हियर, मतलब तुम्हारे लिए मतलब बेटर होगा कि तुम यहाँ रुक जाओ, ठीक है ना। तो हैड बेटर एक मॉडल फ्रेज है जिसका मतलब होता है सजेशन देना। तो याद रखिएगा हैड के साथ जो बेटर आया इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है। तो याद रखिएगा अभी तक जो हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच और डिटरमिनर पढ़ा उनका अपना एक लिटरल मीनिंग होता था। जैसे गो का मतलब जाना, जैसे गो का मतलब जाना होता है, ठीक है ना, से का मतलब कहना होता है,
तो याद रखना पार्टिकल्स वो वर्ड होंगे जिनका अपना कोई लिटरल मीनिंग नहीं होगा, ठीक है ना, नो लिटरल मीनिंग। तो याद रखिएगा ऐसे ही जैसे हैड बेटर, तो बेटर वैसे तो क्या होती है, गुड की कंपेरेटिव डिग्री होती है जिसका मतलब अच्छा होता है, लेकिन हैड के साथ जब बेटर लग जाता है तो पूरी मॉडल फ्रेज हो जाती है। तो इसमें जो बेटर आ रहा है ये गुड की कोई कंपेरेटिव डिग्री नहीं होती, ये पार्टिकल्स ही होता है। जैसे एक और बताना चाहूंगा ought to, तो ये भी एक मॉडल फ्रेज होता है। ought to जो मोरल सजेशन के लिए वाक्य में आती है, तो ought के साथ जो ये to लगता है ये भी आपका पार्टिकल्स कहलाता है। ओके, तो पार्टिकल्स एक ऐसा वर्ड होता है जिसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता। ओके, जिसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता और ना ही हम उस वर्ड को पार्ट ऑफ स्पीच में कैटेगराइज नहीं कर सकते। ओके, है, तो ये होता है पार्टिकल्स। ओके, देखिएगा, तो अभी हमने ये पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े और 2 वर्ड के टाइप पढ़े, यानी 10 हमने कंसीडर किए, 8 पार्ट ऑफ स्पीच और 2 वर्ड के टाइप, ठीक है ना, डिटर्मिनर और पार्टिकल्स। ओके, तो खैर अब क्या करना है कि इन सबको अपना पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, रिवाइज करना है, और आपके पास कोई एक्सरसाइज होगी तो सेंटेंस में देखना। ओके, हाँ चलो खैर 1-2 सेंटेंस में मैं आपको दिखाता हूँ खैर एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस के जरिए कि कैसे हम डिफाइन करते हैं। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, he will never go against your will if you will। तो मान लो ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस में एक वर्ड ऐसा है जो 3 बार आ रहा है, तो हमें इन सेंटेंस में इस जो वर्ड विल है ये 3 बार आ रहा है, तो हमें इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। अभी तक आपने जो पढ़ा जो समझा उसके आधार पर इस विल वर्ड को बताओ कि ये तीनों बार क्या पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो ये विल क्या है, नाउन प्रोनाउन है या वर्ब है या फिर वो एडवर्ब है, क्या है, जरा समझो, मैं समझाता हूँ। ये विल जो आ रहा है, पहली बात तो आपने देखा जो गो है ये हमारी एक्शन वर्ब है यानी मेन वर्ब है। नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो गो मेन वर्ब है। इससे पहले जो विल आया ये सबको पता है ये मॉडल होती है यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ आ रही है। तो विल क्या है, एक वर्ब है यानी पार्ट ऑफ स्पीच और हेल्पिंग वर्ब है जो गो यानी जो यहाँ प्रोबेबिलिटी बता रही है। दूसरा आपने देखा विल, ये जो विल आ रहा है सेकंड, ये डिटरमिनर के बाद आ रहा है। डिटरमिनर के बाद हमेशा नाउन आता है। ओके, तो यहाँ ये जो विल है ये नाउन के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। थर्ड देखिएगा, इफ जो है ये क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो दोनों क्लोज को जोड़ रहा है, यू सब्जेक्ट हो गया। तो ये विल क्या है, अब ये विल अगर मैं कहूं कि हेल्पिंग वर्ब है तो इस हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब कहां है। अगर मैं कहूं विल ये नाउन है तो ये नाउन नहीं हो सकता क्योंकि यू प्रोनाउन पहले आ रहा है। तो याद रखना जो ये विल है ये आपकी क्या है जी, सेंटेंस की मेन वर्ब, और विल का मतलब होता है चाहना। ओके, चाहना, ठीक है। तो इसी एक सेंटेंस में आपने 3 वर्ड देखे, विल विल विल, और तीनों का पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग था। तो फिर से मैं ये कहूंगा कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो एक रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव टर्म का मतलब कि वो फेस वैल्यू के आधार पर डिसाइड नहीं होता, वो वर्ड के फंक्शन के आधार पर कैटेगराइज होता है। ओके, तो याद रखना। खैर, तो आज की क्लास में इतना ही मैं मतलब डिस्कस करूंगा, और मैंने पार्ट ऑफ स्पीच और 2 वर्ड के टाइप भी डिस्कस किए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना, एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से डिस्क्राइब करोगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा एक एक पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास बिल्कुल डिटेल में, ठीक है ना। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो को रिवाइज करना, स्टडी करना। ओके, बाय।